नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। ये जो सवाल है आपके डंडा आरेख से लिया गया है, जो आपके सिलेबस में है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप सभी इस प्रश्न को सॉल्व करना सीख लो कि डंडा आरेख को सॉल्व कैसे करना होता है। तो यहाँ पर कहा गया है, दिए गए डंडा आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक गेहूं का उत्पादन टन में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डंडा आरेख में जो गेहूं का उत्पादन है वो टन में दर्शाया गया है 2009 से लेकर 2014 तक। यहाँ पर देख सकते हैं 2009 में कितना हुआ, 90 टन हुआ। 2010 में कितना हुआ था, 110 टन हुआ था। इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर कहा गया है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है, ये हमें बताना है। तो भैया विषम वर्ष और सम वर्ष सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर 2009, 2011, 2013 ये हमारे विषम वर्ष हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पीछे विषम संख्या आ रही है। और 2010, 2012, 2014 ये हमारे सम वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि पीछे सम संख्या आ रही है। इतना सभी को क्लियर हो गया। तो चलिए भाई, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं विषम वर्षों का कुल उत्पादन। क्या निकालते हैं? विषम वर्षों का कुल उत्पादन हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2009 में कितना था, 90 था, तो 90 लिख लिया। फिर 2011 में कितना था, 105 टन था, तो 105 लिख लिया। फिर 2013 में था 75 टन। जोड़ दीजिए 90, 105 और 75। 90 और 105 हो गया 195 और 75 हो जाएगा 270 टन। ये हमारे विषम वर्षों का कुल उत्पादन आ गया 270 टन। अब निकालना है सम वर्षों का कुल उत्पादन। सम वर्ष से मतलब 2010 में कितना हुआ था, 110 टन हुआ था। 2012 में कितना हुआ था, 130 टन हुआ था। फिर 2014 में कितना हुआ था, 120 हुआ था। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 का 0, 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। 1 1 1 कितना हो गया, 3, 360 टन। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए विषम वर्षों का कुल उत्पादन 270 टन आ गया और सम वर्षों का कुल उत्पादन हमारे पास आ गया है 360 टन। अब प्रश्न में भाई बोला गया था, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो एक कैसे निकालेंगे आप? देखिए विषम वर्षों का कुल उत्पादन जो 270 आया है वो बताना है सम वर्षों के कुल उत्पादन मतलब 360 का कितना गुना है। सीधा साधा ये बोल सकते हैं 270 360 का कितने गुना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको भाई 270 में भाग देना पड़ेगा 360 से। तो चलिए इसमें हम भाग देते हैं, तो चल जाएगा पता कितना गुना है। ठीक है, 270 भागे 360। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं जिससे यहां पर आपको समझने में आसानी हो। 0 से 0 काट दिया, 9 3 27, 9 चौके 36, कितना बचा, 3/4। अब भाग दीजिए। देखिए 4 से भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा, तो यहां दशमलव लग जाएगा और यहां 0 आ जाएगा, तो यहां पर 30 हो जाएगा। 4 7 28 हो जाएगा। 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2। अब 2 में फिर से भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर फिर 0 लगा देंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा। 3 में हमने 4 से भाग दिया तो हमारे पास आ गया 0.75, अर्थात विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का 0.75 गुना है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा।
बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करिए आप, बहुत आसान होता है वाला। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर तो भाई आप जरूर करें। आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है 7 से विभाज्य प्रथम 12 संख्याओं की परास क्या है। बताना है 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 12 संख्याओं की परास क्या है। तो देखिए 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 12 संख्या कौन कौन सी होंगी। देखिए 7 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा। इस तरह से होगी ना 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 12 संख्याएं। और 12वीं संख्या कौन सी होगी, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये हमारी 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 12 संख्याएं हो गई 84 तक हो गए। अब हमें बताना है परास। भैया परास कैसे निकालते हैं, कई बार बता चुका हूं। परास निकालते हैं हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब क्या है, बड़ा मान, निम्न सीमा मतलब छोटा मान। तो यहां पर उच्च क्या है 84 है और निम्न है 7। तो उच्च में रख देंगे हम 84 को, माइनस निम्न में 7 को। 84 में से 7 जाएगा, बचेगा 77। राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन सी के बी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए ये सवाल आ गया है आपका पाई चार्ट से। आप लोग देख लो, ये होता है पाई चार्ट। ठीक है, ये जो छोटी कक्षाएं होती हैं प्राइमरी कक्षाएं, इनमें इसका बहुत महत्व होता है पाई चार्ट का। ठीक है, इसलिए यहां से प्रश्न आता है। कहा गया है यदि निम्नांकित पाई चार्ट में सफेद भाग 9 है तो लाल भाग क्या होगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पाई चार्ट में यहां पर रेड, व्हाइट, ब्लू और येलो ये सभी कलर दिखाए गए हैं। और कौन सा भाग पूरे भाग का कितना है, जैसे यहां पर लाल भाग पूरे भाग का 1/2 है, सफेद भाग पूरे भाग का 1/8 है। ये यहां पर दर्शाया गया है इस तरह से। तो यहां पर कहा गया है कि जो सफेद भाग है वह 9 है, तो लाल भाग क्या होगा। पहले आप ये देख लो, सफेद भाग यहां पर दिया है 9। सफेद भाग यहां पर कितना है, पाई चार्ट में 1/8 है। 1/8 है, इसका मान कितना दिया है 9, तो हमें लिख लिया 1/8 बराबर 9। अब भैया जब 1/8 भाग 9 है तो पूरा भाग कितना होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर मात्र 1 को रहने देंगे और 8 को इस साइड ले आएंगे, तो 9 × 8 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, पूरा भाग हमारे पास आ जाएगा 72। भैया जब पूरा भाग ये 72 है, कितना है पूरा भाग हमारे पास 72 आ गया है। अब हमें बताना था लाल भाग। लाल भाग भाई पूरे भाग का 1/2 है। लाल भाग क्या है, पूरे भाग का 1/2 है। तो पूरा भाग कितना है 72, मतलब हमें 72 का 1/2 निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 36 72, कितना आ गया 36। अर्थात जो लाल भाग है वह 36 होगा। राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पाई चार्ट में देखना होता है कि कौन सा भाग कितना है, फिर वहां से आपको सॉल्व करना होता है। समझ गए आप लोग। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और देखिए यहां पर आपको जितने भी सवाल मिलेंगे सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपसे हर बार यही कहता हूं भाई, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ना, अन्यथा कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4। यहां पर कहा गया है एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। भाई आप लोग ध्यान रखना,
जब पूरा वृत्त हो तो उसका परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन जब अर्धवृत्त की बात करें तो उसका परिमाप कितना होता है, उसका परिमाप होता है πr प्लस d, जहां पर d व्यास है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप याद रखें। तो यहां बात हुई है अर्धवृत्त की, अर्थात ए वाला फार्मूला यहां पर हमें यूज करना होगा। ठीक है, क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब भैया देखिए हमने बता दिया आपको अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, πr प्लस d। क्या होता है, πr प्लस d, जहां पर r त्रिज्या है और d वृत्त का व्यास है। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। अब चलिए भाई इसमें हम मान रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r मतलब त्रिज्या कितनी है, 14, तो 14 लिख लिया, प्लस d का मतलब क्या है, बता चुका हूं भाई, d मतलब व्यास। जब त्रिज्या 14 है भाई तो व्यास कितना होगा, 28 होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। इसको सॉल्व कर दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहां कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 धन 28, 44 में 28 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, अब बचा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर हमारे अर्धवृत्त का परिमाप होगा। यहां पर आंसर आ चुका है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग। कोई डाउट रहता है भाई आपको, आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अब देखिए प्रश्न आ गया है सिंपलीफिकेशन का। सिंपलीफिकेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोग जरूर करें भाई। यहां पर हमें इसका मान बताना है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट भाई ये है, ध्यान रखना यदि किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। क्या बोला मैंने, यदि किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैंने 5 के ऊपर 0 की घात लगा दी तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। संख्या कोई भी हो उसके ऊपर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 होगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 4 लिख लेते हैं, फिर यहां पर ब्रैकेट, 4 के ऊपर 0 की घात है तो इसका मान कितना होगा, 1, बता चुका हूं आपको, प्लस 9 के ऊपर 0 की घात मतलब 1। ठीक है, कितना है, 1। यहां अच्छे से नहीं लिखा है, फिर से लिख देता हूं, ऋण 2 तो 2 ज्यों का तो लिख दिया, गुणित 6 के ऊपर 0 की घात मतलब 1। ओके, अब यहां पर 4 ज्यों का तो बाहर, 1 और 1 यहां पर कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर 2 गुणित 1 कितना होगा, 2, बाहर 4 ज्यों का त्यों। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो 4 गुणित 0, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है भैया हमारा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कितना आसान था, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथ बहुत आसान होता है। ठीक है, और आपके जो प्राइमरी लेवल में है साथियों, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके लेवल के अनुसार, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग ध्यान से करना। ठीक है, एक त्रिभुज के कोण परिमाण के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। यदि 2 क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 15 है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहां भाई ये बोला गया है कि त्रिभुज के जो कोण हैं वह परिमाण के अनुसार मतलब डिग्री के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, और जो कोण हैं इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 15 अंतर है। ठीक है, तो बताना है सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, अब देखिए भाई आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है भाई मेरे बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना।
चलिए तो यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया यहां पर पहला कोण क्या है, x है। अब हमें क्या है, इनको आरोही क्रम में लगाना है ना, मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x धन 15, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 15। पहला कोण x का, दूसरा कोण हो गया x धन 5 अंश का, तो तीसरा कोण कितना होगा, देखिए x धन 15 तो a है, इसमें 15 और जोड़ा तो हो गया x धन 30। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। अब भैया हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमारा काम करेगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45। 3x धन 45 बराबर 180। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 180 ऋण 45, तो 180 में से 45 माइनस होगा तो बचेगा 135। 3x बराबर 135, तो x बराबर 135 भागित 3 कितना हो जाएगा, 45। तो सबसे छोटा कोण इसमें से कौन होगा, हमारा x था, तो इसका मान कितना आ गया, 45। तो यहां पर राइट आंसर क्या भैया हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और बोलता हूं हर बार मैं आपसे यही कि कमेंट करना, कोई डाउट रहता है आप, मैं चाहता हूं जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में भाई बोला गया है 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 है, निकाली गई संख्या क्या होगी। बहुत आसान ट्रिक से बताने वाला हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए भाई यहां क्या बोला गया है, 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 26 है। भैया 5 संख्याओं का माध्य 26 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 गुणे 26 कितना हो जाएगा, 130। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। 5 संख्याओं का माध्य 26 दिया था तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 26 गुणे 5 अर्थात 130। हो गया ना क्लियर। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, अब भैया टोटल संख्या 5 थी, अब उसमें से एक संख्या निकाल ली गई तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 4। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका माध्य 24 हो जाता है। क्या बन गया हमारा, 5 संख्याओं का माध्य 26 था, लेकिन अब क्या है, एक संख्या निकाल ली, संख्याएं कितनी बची, 4। तो 4 संख्याओं का माध्य 24 हो जाता है यदि एक संख्या निकाल लेते हैं। तो भैया 4 संख्याओं का जब माध्य 24 है तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 24 गुणे 4 कितना होगा, 96। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। अब भाई सॉरी यहां पर अलग हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा यहां पर जो पेन है वो टच हो गया। फिर से लिख देता हूं, देखिए क्या था, 5 संख्याओं का माध्य कितना था, हमें 26 दिया था, तो योग कितना होगा भैया हमारा, योग हुआ था हमारा 130, और 4 संख्याओं का जो माध्य है वो 24 था, तो योग कितना हो गया था, 96। यही था ना। अब देखिए अब यहां पर क्या था भाई, हमें बताना है निकाली गई संख्या क्या होगी, बताना इसमें से कौन सी संख्या निकाली गई है। तो आपको क्या करना है, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटाना है तो निकाली गई संख्या आ जाएगी। तो 130 में से 96 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 34, अर्थात निकाली गई संख्या कितनी होगी, 34 होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए भाई इस प्रश्न में, इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको आसान शब्दों में, आसान व्याख्या में बता दिए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।